Hello students, today we will start our new chapter current electricity. This is chapter number 3 and is unit 2. Unit 1 we have done. Unit 1 consists two chapters, that is electric charges and fields and electric potential and capacitance. Both the chapters we have done. Now we are going to start with current electricity. The new thing about this chapter is till now you have only learned about the charge which is at rest. अभी तक आपने सिर्फ उन्हीं चार्जेस के बारे में और उन्हीं चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है जो कि अब तक रेस्ट पर थी, ठीक है। बट अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट यानी चार्ज का मोशन। अब इस चैप्टर से चार्ज मूव करना स्टार्ट कर रहा है और चार्ज कैसे मूव करता है, किस तरह से मूव करता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफिकेशन होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए करंट क्या होता है। करंट को अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो करंट के लिए एक हिंदी वर्ड है धारा। धारा मीन्स द फ्लो ऑफ एनीथिंग। करंट इज बेसिकली एन इंग्लिश वर्ड एंड इट मीन्स फ्लो, लाइक फ्लो ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करेगा तो हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक चार्ज नंबर ऑफ चार्जेस, जैसे एक कंडक्टर से जितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं हम उन्हें काउंट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम करंट बता देंगे। क्योंकि जो फिजिक्स है, फिजिक्स इज अ क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव स्टडी। तो फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट बोल देने से हमारा काम नहीं बनेगा, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि करंट कितना फ्लो होता है। करंट को मेजर करना भी हमें आना चाहिए। तो करंट को मेजर करने कैसे करें, तो करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, करंट को मेजर करने के लिए हमने क्या किया, हमने जैसे जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी एक सर्किट है, उस सर्किट में अगर हमें करंट को मेजर करना है, फॉर सपोज ये एक लोड, ये बल्ब लगा हुआ है। लोड का मतलब है जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप सर्किट में लगाओगे, ठीक है। ये एक बल्ब लगाया हुआ है। अब हमें ये पता लगाना है कि इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमने क्या किया, इसको मेजर करने के लिए यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया और हमने बैठकर इसको काउंट किया। किसको काउंट किया, नंबर ऑफ चार्जेस को काउंट किया। हमने देखा कि यहाँ से कुछ चार्जेस फ्लो कर इस सर्किट में से जा रहे हैं, जैसे यहाँ से निकले और इस बैरियर को क्रॉस करा। बैरियर मतलब यहाँ पर हमने गेट लगा दिया, करंट को रोकने के लिए हमने कुछ नहीं किया, एक गेट लगा दिया। और ये गेट जो हमने लगाया है, बस इसका मोटिव इतना सा है कि हम नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स को इसमें से निकलते हुए गिन सके। तो जैसे जैसे चार्ज कैरियर्स इसमें से निकलने लगे और हमने इसको काउंट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने जो ऑब्जर्वर्स थे जिन्होंने इनको काउंट किया था, तो उनसे पूछा कि कितने चार्जेस निकले हैं यहाँ से। तो किसी ने यहाँ पर बोला, किसी ने बोला यहाँ पर 100 चार्जेस निकले। कोई दूसरा ऑब्जर्वर था, उसने बोला कि 100 नहीं निकले, सिर्फ 50 निकले। कोई तीसरा था तो उसने बोला कि 50 नहीं निकले यहाँ पर, तो 150 निकले। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑब्जर्वर्स गलत थे, सारे ऑब्जर्वर्स ने अपनी काउंटिंग सही करी थी, बट फिर भी सबके नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग क्यों आ रहे थे। सबके नंबर ऑफ चार्जेस अलग अलग इसलिए आ रहे थे क्योंकि जो फर्स्ट ऑब्जर्वर था उन्होंने काउंट किया 10 सेकेंड्स के लिए, जो सेकंड ऑब्जर्वर थे उन्होंने काउंट किया 5 सेकेंड्स के लिए, और जो थर्ड ऑब्जर्वर थे उन्होंने काउंट किया 15 सेकेंड्स के लिए। अब सबने करंट को चार्ज को काउंट करके अलग अलग क्वांटिटी बता दी। अब सबने करंट को चार्ज को काउंट करके अलग अलग क्वांटिटी तो बता दी, पर हमें चाहिए एक यूनिवर्सल नंबर जो सबका सेम होना चाहिए। तो हमने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट को अगर आपको नापना है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो हमने बता दी कि इट इज़ द फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। बिकॉज करंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का फ्लो, पर इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। क्वालिटेटिवली तो हमने इसको बता दिया, क्वांटिटेटिवली जब हम इसको एक्सप्लेन करने लगे तो हमने यहाँ पर देखा कि इसको हम यूनिवर्सल नहीं बना पा रहे, सब इसको अलग अलग टाइम के लिए अपने अकॉर्डिंग काउंट कर रहे हैं। तो हमने बोला इसको यूनिवर्सल बनाने के लिए हमें इसको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही काउंट करना पड़ेगा, और वो पर्टिकुलर टाइम क्या था, सबसे बेसिक टाइम यूनिट टाइम 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया, हमने हर
ऑब्जर्वर को बोला कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग काउंट नहीं कर सकते, आपको इसको सिर्फ 1 सेकंड के लिए काउंट करना है। तो 1 सेकंड के लिए जब इन्होंने काउंट किया तो अब ऑब्जर्वर ने बोला कि मैंने 10 सेकंड तक तो काउंट करके ही रखा है, 10 सेकंड का मुझे पता है तो मैं 1 सेकंड का निकाल सकता हूँ। तो ऑब्जर्वर ने क्या किया, उसने यूनिटरी मेथड लगा दिया, 10 सेकंड में 100 चार्जेस जा रहे थे 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने जाएंगे, 1 सेकंड में जाने के लिए उसने बोला 100/10 दैट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 चार्जेस। सिमिलरली 50 वाले ने बोला कि 50 चार्जेस 5 सेकंड में जा रहे, तो 1 सेकंड में कितने जा रहे थे, तो सेकंड ऑब्जर्वर ने भी काउंट करके बताया 50 चार्जेस 5 सेकंड में जा रहे, तो 1 सेकंड में 10 चार्जेस। और थर्ड ऑब्जर्वर जो थे वो कह रहे थे 150 चार्जेस 15 सेकंड में जा रहे, तो 1 सेकंड में भी 10 चार्जेस। तो सबकी काउंटिंग जो थी, सबकी काउंटिंग तो सही थी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, बट उनका जो टाइम इंटरवल था वो अलग अलग था। तो हमने इनको कहा कि हमें करंट को यूनिवर्सली डिफाइन करना है, करंट सबका एक जैसा आना चाहिए, तो हमने टाइम को लिमिटेड कर दिया, टाइम को सबसे बेसिक टाइम कर दिया 1 सेकंड, 1 सेकंड में काउंट करना है। तो 1 सेकंड में चार्जेस निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी टाइम के लिए उन्होंने काउंट किया था उस सबको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमने सबके लिए चार्जेस जो था वो सेम था। तो हमने करंट की यही डेफिनेशन बना दी कि किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में जितने चार्ज पास हो जाएंगे, किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में जितने चार्ज पास हो जाएंगे, कंडक्टर से कहाँ से, एक पर्टिकुलर एरिया हमने कंसिडर कर लिया। फॉर सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पर्टिकुलर एरिया से, ये वाला कंडक्टर का एरिया जो है, इस एरिया से पर सेकंड कितने चार्जेस क्रॉस कर रहे हैं उसको हमने क्या बोला, करंट बोला। तो करंट की डेफिनेशन फिजिक्स में हमने बना दी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट जहां पर शब्द आ जाता है, रेट जहां पर वर्ड आ जाता है, इसका मतलब होता है डिवीजन बाय टाइम। तो टोटल चार्जेस डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। फॉर सपोज अगर किसी जगह से डेल्टा क्यू चार्जेस पास हो रहे हैं, अगर किसी जगह से डेल्टा क्यू चार्जेस पास हो रहे हैं इन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कैसे गिनोगे, बहुत छोटे टाइम के लिए हमने काउंट किया, जैसे अभी टाइम टी है और हमें काउंट करना है टी प्लस डेल्टा टी डी टी टाइम तक, कितने इस इंटरवल में कितने चार्जेस फ्लो हुए। तो इसमें ड्यूरेशन कितना है, जैसे मान लीजिए ये 8 बजे और हमें काउंट करना है 8:05 तक की, तो इंटरवल कितना हो गया, इन दोनों को हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 5 मिनट्स। वैसे ही t और t प्लस डी टी टाइम में कितना इंटरवल हो गया, इन दोनों को माइनस कर दीजिए dt। तो अगर एक स्मॉल चार्ज dq फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर के एक एरिया से स्मॉल टाइम dt के लिए, तो जो चार्ज हो जाएगा, सॉरी जो करंट आ जाएगा उस कंडक्टर में से कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू dq/t। ठीक है, तो ये हमने किया I इज इक्वल्स टू dq/t। ये जो फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू q/t, ये आता है सिर्फ स्टेडी करंट के लिए। स्टेडी करंट क्या होता है वो हम देखेंगे। स्टेडी करंट इसमें मतलब जहाँ पर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, सेम चार्ज फ्लो होता जाता है, सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, सेम मतलब टाइम इंटरवल कितना भी हो, टाइम जो चार्ज रहेगा वो नंबर ऑफ चार्जेस सेम ही रहेंगे। तो स्टेडी करंट में यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेडी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। और ये हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया, I इज इक्वल टू dq/dt, मतलब number of charges flowing through a conductor through a unit area, number of charges flowing through a conductor in a time interval t plus dt। यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं अपन, थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन। गिवन क्रॉस सेक्शन, जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में जितने भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, सपोज इसमें से dq चार्जेस फ्लो हो रहे हैं
डी टी टाइम में, तो करंट कितनी हो जाएगी, डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम जानते हैं व्हाट इज। अब ये इलेक्ट्रिक करंट तो है, अब ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये एक ऐसी अकेली स्केलर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन होता है। पर अब जब इसके पास डायरेक्शन है तो फिर ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसका जो आंसर है वो ये है कि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है। देखिए कैसे। फॉर सपोज यहां से अगर करंट 5 एम्पेयर आ रही है और यहां से करंट 4 एम्पेयर आ रही है, तो ऐसी चीज जिसके पास डायरेक्शन होती है, अगर ये वेक्टर होती तो क्या होता, इसका रिजल्टेंट आता इधर, ये इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट आता, और कितना आता, 1 एम्पेयर, क्योंकि अपन 5 में से 4 को माइनस कर लेते हैं और निकला यहाँ पे 1 एम्पेयर। बट जब हमने यहाँ पे मेजरमेंट्स करी, एक्सपेरिमेंट्स करे, तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 एम्पेयर नहीं आ रहा था, बट ये जो साइड वाली ब्रांच है इसमें हमें करंट मिला, दोनों का सम 9 एम्पेयर। ठीक है, अभी एम्पेयर क्या है, ये एम्पेयर करंट की यूनिट है, ऐसा यूनिट है। तो करंट्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। करंट जैसे एल्जेब्रिकली ऐड हो, करंट जो होता है हमेशा एल्जेब्रिकली ऐड होता है। देखिए यहाँ पर जैसे 5 एम्पेयर था, 4 एम्पेयर था, टोटल करंट था 9 एम्पेयर। अगर ये वेक्टर होता तो हमें करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में मिलनी चाहिए थी 1 एम्पेयर, बट हमें मिली कितनी, 9 एम्पेयर। ठीक है, तो करंट की ऐसा यूनिट फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, चार्ज अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या बन गया, कूलम अपॉन सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। बट करंट जो हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो करंट की हमने एक नई यूनिट अलग से बनाई, एम्पेयर, एज इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो यहाँ पर ए क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, एम्पेयर का डिनोशन कैपिटल ए। तो करंट क्या होता है, करंट इज बेसिकली रेट ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। और सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हम, अगर स्टेडी करंट है तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अगर चार्ज जो है चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अदरवाइज आई इज इक्वल्स टू, अगर करंट जो है फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, मान लीजिए अगर किसी कंडक्टर से जो करंट है कभी 3 हो रहा है, कभी 4 हो रहा है, कभी नेक्स्ट टाइम इंटरवल में 10 हो गए, तो करंट जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो लगातार बदल रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमने कैलकुलेट किया, तो हमने टाइम इंटरवल बहुत छोटा रखा है, डी टी। यहाँ पर जो t है इट इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0, बहुत छोटे इंटरवल के लिए हमने काउंट किया। तो i इज इक्वल्स टू डी, छोटे इंटरवल में डी क्यू चार्ज फ्लो किया, तो करंट कितना हो गया, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कितने तरह के होते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला आता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता, इसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, जो कि डायरेक्ट जैसे कि बैटरी या फिर सेल से निकलता है, डीसी मतलब जो बैटरी या सेल हमें जो करंट देती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होता टाइम के साथ। टाइम जब t इज इक्वल्स टू 0 था तो भी करंट का मैग्नीट्यूड कितना ही था, आई नॉट। जब टाइम t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड हुआ तो भी करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो आई नॉट था। फिर 2 हुआ तो भी आई नॉट रहा, 3 हुआ तो भी आई नॉट हुआ, n रहा तो भी आई नॉट रहा। तो इन सारे सबको जब मैंने ज्वाइन किया तो आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये है कि टाइम जैसे जैसे बदलता जा रहा है, करंट का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी करंट। इस और ये जो स्टेडी करंट होता है इसको हम डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, जो कि बैटरी या सेल से हमें मिलती है। डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या है, बैटरी या सेल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेरिएबल करंट, जिसके लिए हमने आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी लिखा था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, करंट बहुत फ्रीक्वेंटली उसका अपना मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज कर रही है। देखिए ये करंट का जो मैग्नीट्यूड है टाइम के साथ बदलता जा रहा है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, इस टाइम पर मैग्नीट्यूड कुछ और था, फिर टाइम इंटरवल चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड कुछ और हो गया, फिर टाइम इंटरवल दोबारा चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड कुछ और हो गया, टाइम इंटरवल बदला, मैग्नीट्यूड लगातार बदलता गया। तो हमें करंट कैसे कैलकुलेट करना है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, ये जैसे ये टाइम इंटरवल्स यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर टाइम t था, तो टाइम बढ़ने के बाद यहाँ पर जो टाइम इंटरवल हो गया, ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, ये हो गया t प्लस डी टी। अब हमें देखना है ये टाइम t और t प्लस डी टी के बीच में, t और टी के बीच में कितना टाइम हुआ,
t और t प्लस डी टी के बीच में कितना टाइम हुआ, दोनों को माइनस कर लीजिए तो क्या आया डी टी टाइम। टाइम इंटरवल कितना आ गया डी टी। इस डी टी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे करंट। इस डी टी टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को हमने क्या बोला करंट। आई इज इक्वल्स टू, फॉर सपोज डी क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में, तो करंट कितना हो गया आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पर आई क्या रहेगा आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम कैसे हैं कॉन्स्टेंट है। ओके, अब आता है नेक्स्ट इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जिसको हम चार्जिंग करंट भी बोलते हैं, ये क्या होता है, ये करंट होता है काफ़ी स्मॉल टाइम के लिए फ्लो करता है। और कैसे फ्लो करता है, फॉर सपोज देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसको हमने फुली चार्ज करके रखा है। ये कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब हमने इसको एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने इसको बल्ब से कनेक्ट कर दिया और इस जो चार्ज था जो कि कैपेसिटर पर स्टोर था, इसको हमने फ्लो होने के लिए रास्ता दे दिया, तो ये चार्ज निकला बहुत तेजी से निकला, बल्ब में से गया और इधर पहुंच के न्यूट्रलाइज हो गया। अब ये जो चार्ज है ये वापस नहीं आएगा। बैटरी तो लगातार चार्ज बनाई जा रही थी, इसलिए वहां से चार्ज हमारे पास कंटिन्यूअसली आता जा रहा था, तो करंट फ्लो हो रही थी। यहाँ पर देखिए एकदम से बहुत सारा चार्ज जो है यहाँ से यहाँ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर चार्ज का कोई सोर्स नहीं है। ये जो सारी चार्जेस हैं ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे यहाँ पर जाके, और इसके पास अब और चार्ज नहीं बचा है। तो क्या होगा, एक टाइम में एक इनिशियली जब टाइम जीरो रहेगा, ये टाइम बहुत कम रहेगा, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगी, और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो इट विल टेंड्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। और ये लीनियरली नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियली होता है। तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, इसका स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, और इसका ग्राफ रहेगा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का। इनिशियली जब टाइम कम था, बहुत कम था, तो करंट जो था बहुत ज़्यादा था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ये जो करंट है ऐसे खिसक के और ये ज़ीरो की तरफ बढ़ती रही। ये करंट और टाइम के बीच में ग्राफ हो गया इंस्टेंटेनियस करंट, और टाइम के बीच में हमने ग्राफ बनाया। करंट जो है लगातार डिक्रीज हो रहा है, और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इस करंट को हम चार्जिंग करंट भी इसलिए बोलते हैं, ताकि कैपेसिटर को जैसे चार्ज करने के बाद हम किसी सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो सारा का सारा चार्ज अपना एक साथ छोड़ देता है। एक साथ छोड़ते ही करंट इनिशियली बहुत ज़्यादा रहता है, फिर टाइम के साथ साथ वो ज़ीरो हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट करंट है हमारा वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो अ वेरिएबल करंट। ये भी वेरिएबल करंट होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अपनी मीन पोजीशन, जैसे ये कंडक्टर हो गया, एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को हम कंसिडर करते हैं। इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अभी तक आपने देखा था कि चार्ज फ्लो हो रहा है, यहाँ पर जो चार्ज है वो फ्लो नहीं होता। सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये अपनी मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, ये वाइब्रेट करता रहेगा। अभी वाइब्रेट करता रहेगा तो करंट कैसे बनाएगा, बेसिकली क्या है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक सर्किट है, हाउस होल्ड सर्किट है, और ये जनरेटर है। ठीक है, जनरेटर कहाँ पर होता है, पावर हाउस में, जो कि हमारे घर से काफ़ी दूर होता है। अब जनरेटर ने क्या करा, जनरेटर ने वहाँ पर कोयले से, जैसे कोल को जलाते हैं हम, कोयले को जलाते हैं, और कोयले को जलाने से एनर्जी जनरेट होती है। तो ये जनरेटर रोटेट करता है, और रोटेट करता है तो आपने देखा होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा था, ये जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है और करंट बनाता है। तो इसने करंट यहाँ पर बनाई, ये जनरेटर है हमारे घर से काफ़ी दूर। अब करंट को वहाँ से ही आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करता है, बेसिकली अब इसने एनर्जी जो बनाई वो एनर्जी अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो था, इसने अपनी जगह पर रहकर वाइब्रेट किया, वाइब्रेट कर और इसने आगे वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। इस तरह से ट्रांसफर होते होते एनर्जी, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आई जनरेटर के पास। अब इसने क्या किया, ये वाइब्रेट हुआ और इसको धक्का दे दिया। इसको धक्का देते ही इसके पास आ गई एनर्जी, और ये वाइब्रेट होके इसने इसको एनर्जी दे दी, और इस तरह से
फिर इसने इसको दे दी, और फिर इसने इसको दे दी, और इसने इसको दे दी। इस तरह से जो इलेक्ट्रो एनर्जी थी तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद आगे जाती रही। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह पर ही है, ये अपनी जगह से नहीं हिले, ये अपनी जगह पर ही रहे और अपनी जगह पर वाइब्रेट करके इसने एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर दिया। चार्ज का फ्लो नहीं हुआ। पर इस बल्ब में से देखिए, इस बल्ब के इलेक्ट्रॉन्स, इस बल्ब में से जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करेंगे। और जैसे ही चार्ज मूव करेगा, हमने पढ़ा है कि जैसे ही चार्ज मूव करता है, वो फ्लो करता है, वो क्या बनाता है, करंट। तो ये चार्ज यहाँ पर गया, फिर अपनी जगह पर वापस आ गया, फिर यहाँ पर गया, मूव तो ये चार्ज करा। तो जैसे ये चार्ज मूव करा तो बल्ब का फिलामेंट क्या करता है, ये बल्ब का फिलामेंट ग्लो करने लगता है। तो इस तरह से देखिए, जब ये वाइब्रेट करता है, अपनी मीन पोजीशन पर है इनिशियली, ये चार्ज अपनी मीन पोजीशन पर है, फिर ये वाइब्रेट हुआ और वाइब्रेट होने के बाद इसने अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव किया। जैसे इसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव किया तो करंट का जो मैग्नीट्यूड था वो मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम होने के बाद इसका ये जो इलेक्ट्रॉन था अपनी मीन पोजीशन पर वापस आएगा। इलेक्ट्रॉन अपनी मीन पोजीशन पर वापस आया, ठीक है। जैसे ही अपनी मीन पोजीशन पर वापस आया तो क्या यहाँ रुका, यहाँ नहीं रुका, उसके पास क्या था, इनर्शिया था। इनर्शिया के कारण वो अपनी मीन पोजीशन से वापस आगे निकल गया, और कहाँ चला गया। अब अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव थी तो इस डायरेक्शन को हमें नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव कंसीडर करी और हमने देखा कि अब ये नेगेटिव में इसने अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाया, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बनाने के बाद ये वापस से कहाँ आता है, अपनी मीन पोजीशन पर आता है और फिर वाइब्रेट करता है। तो लगातार ऐसे वाइब्रेट करके ये अपनी एनर्जी को आगे ट्रांसफर करता जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से नहीं हिल रहा, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर ही है, फिक्स पोजीशन पर वो वाइब्रेट कर रहा है। बट वो क्या करता है, जैसे ही उसको एनर्जी मिलती जाती है वो अपनी आगे एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता रहता है। लगातार उसको एनर्जी मिलती रहती है, लगातार वो वाइब्रेट करता रहता है। और इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है उसका इलेक्ट्रॉन भी कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता जा रहा है। तो जैसे ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट कर रहा है, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो चार्ज जो है इसमें से फ्लो हो रहा है और बल्ब जो है ये ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज अबाउट ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे एक चैप्टर है, उसमें हम चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल में। अभी मैंने इसको ब्रीफ में बताया, इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं सोचना है। जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि एक बार जो करंट होता है मैक्सिमम होता है, फिर करंट जो होता है जीरो है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम, फिर वापस से जीरो। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर भी करंट I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी से हम देंगे। I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। वेरिएबल करंट के लिए हमने करंट का वेरिएबल जब करंट का मैग्नीट्यूड होगा तो उसका फॉर्मूला हमने बनाया था I इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब करंट के बारे में हमने पढ़ा, करंट के टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब करंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वेक्टर फॉर्म में भी हमने करंट को एक्सप्रेस करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई और वो क्वांटिटी थी करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल जे से हम डिनोट करते हैं करंट डेंसिटी को। और कैपिटल जे को कैसे डिफाइन करेंगे, करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ करंट। देखिए ये हमारे पास एक यूनिट एरिया, करंट का डायरेक्शन ये है। अब हमने क्या बोला, करंट कौन सा होगा, करंट होगा जो इस यूनिट, मतलब ये जो यूनिट एरिया, मतलब जो एरिया है, जब इसको परपेंडिकुलरली हमने इस करंट के डायरेक्शन में पकड़ा, ये एरिया कैसा है, करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसमें से जितनी करंट पास होगी उसको हमने क्या बोला, करंट पर यूनिट एरिया और करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू अ एरिया हेल्डिंग नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। अब ये एरिया कैसा है, इसको अपन को नॉर्मली पकड़ना है। अगर हमने इसको नॉर्मली पकड़ा है तो ये तो करंट हो गया। अगर ये करंट है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इसका एरिया वेक्टर मैंने आपको बताया था, एरिया वेक्टर कहाँ होता है, एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ पॉइंट करता हुआ होता है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये अगर एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसा, अगर ये एरिया हमने घुमा दिया, इसको ऐसे कर दिया तो एरिया वेक्टर नॉर्मली ऐसा हो गया, ये देखिए आप, इस तरह का हो गया। इसको और घुमा दिया तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया, इसको और घुमा दिया तो एरिया वेक्टर ऐसा हो गया। अब अगर एरिया वेक्टर ऐसा हो जाता है, अगर एरिया वेक्टर ऐसा हो जाता है, करंट तो ऐसा ही था,
अब इस एरिया के अंदर से जो एरिया हमने कंसिडर करा था उसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रही, कोई भी करंट पास नहीं हो रही, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। करंट डेंसिटी मैक्सिमम कब रहेगी, जब ये वाला एरिया वेक्टर, ये दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज करंट, इनके बीच में एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, तो करंट क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो करंट डेंसिटी को हमने डिफाइन ही कुछ इस तरह से किया है। हमने करंट डेंसिटी की डेफिनेशन क्या बनाई है, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हमने ये बनाई है, द करंट पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्डिंग नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे ये वाला जो एरिया देखिए करंट का एकदम नॉर्मली हमने पकड़ रखा है, और दिस इज, अगर ये यूनिट एरिया है और ये करंट की डायरेक्शन है, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये देखिए ये करंट की डायरेक्शन में है। तो अभी इसमें से जो करंट पास हो रही है उसको हमने क्या बोला, करंट डेंसिटी J, ठीक है, डिनोटेड बाय करंट पर यूनिट एरिया I/A। बट क्या होगा अगर ये जो एरिया है ये नॉर्मल नहीं हुआ, तो अब अगर ये नॉर्मल नहीं हुआ तो क्या होगा, हमें वो वाला एरिया कंसिडर करना है जो इसका नॉर्मल होगा, या फिर एरिया का वो कंपोनेंट हमें कंसिडर करना है जो कि करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल होगा। अब अगर ये एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलरली इस तरह का इस डायरेक्शन में आएगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर। सपोज अगर मैंने इसका ये एक्सेस बना दिया, तो इस एक्सेस के परपेंडिकुलर है एरिया वेक्टर। अब हमें वो एरिया चाहिए जो कि करंट के डायरेक्शन के नॉर्मल हो, तो हमने क्या किया, इसका कंपोनेंट ले लिया कहाँ पर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इफ दिस एंगल एरिया वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा था करंट के डायरेक्शन के फ्लो से, इफ दिस इज थीटा, तो इट वुड बी A cos थीटा। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी कितनी हो गई, J इज इक्वल्स टू I अपॉन, अब एरिया हमें कौन सा कंसिडर करना है, जो करंट के नॉर्मल होगा। करंट के नॉर्मल कौन सा एरिया है, A cos थीटा। अगर ये A cos थीटा है तो I की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल्स टू J A cos थीटा। देखिए I इज इक्वल्स टू J A cos थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसको J डॉट है। तो करंट क्या है, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है किसका करंट डेंसिटी और एरिया का। किसी भी चीज़ का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो करंट इज हेयर अगेन अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और J कैसा है, J और एरिया दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज एरिया के चेंज होने से करंट का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा है, तो इसलिए J और एरिया दोनों कैसे वेक्टर क्वांटिटी हैं। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है, स्केलर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी कितना है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज J क्या था, I अपॉन A, I की यूनिट एम्पियर, एरिया लिख देता हूं यहाँ पे, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो करंट पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ये पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे कंडक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन को काट कर देखना पड़ेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कंडक्टर होते हैं, देखिए टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, टेम्परेचर में एक टेम्परेचर होता है 0 केल्विन, ठीक है। 0 केल्विन के बाद आता है 273 केल्विन, और फिर इसके बाद आता है 300 केल्विन, जो कि होता है रूम टेम्परेचर। बेसिकली हमारे सारे के सारे कंडक्टर्स जो हैं कहाँ पर रखे हुए हैं, ये रूम टेम्परेचर पर रखे हुए होते हैं। तो जब ये कंडक्टर्स रूम टेम्परेचर पर आते हैं, तो मेटल्स के बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि मेटल्स को जैसे ही हम 0 केल्विन से उठाकर, इसका मतलब उठाकर बढ़ते हुए टेम्परेचर की तरफ ले जाते हैं, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर वो 0 केल्विन से थोड़ा सा भी ज़्यादा टेम्परेचर पर आ जाते हैं, 273 पर जैसे ही आ जाते हैं, तो भी उनके पास थर्मल एनर्जी आ जाएगी। पर हमने उसको रखा हुआ है 273 से भी ऊपर, कहाँ पर, 300 केल्विन पर। तो मेटल्स के पास क्या आ जाएगी, थर्मल एनर्जी। तो अब अगर मेटल्स के पास थर्मल एनर्जी है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उस थर्मल एनर्जी को लेकर क्या करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या करी, उन्होंने थर्मल एनर्जी को लिया
उन्होंने थर्मल एनर्जी को एक्वायर किया। जैसे ये देखिए, ये एक मेटल का क्रॉस सेक्शन है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे उन्होंने थर्मल एनर्जी एक्वायर करी। थर्मल एनर्जी एक्वायर करी और थर्मल एनर्जी एक्वायर करके उनके पास इतनी एनर्जी आ गई कि उसने अपना जो वैलेंस शेल था वो वैलेंस शेल छोड़ दिया और वैलेंस शेल छोड़कर फ्री हो गया। फ्री होके रैंडमली मूव करने लगा। अब ये जैसे यहाँ पर रैंडमली मूव करने लगा तो ये जाकर टकराया एक दूसरे एटम से। इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहे थे न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब ये वाला जो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वेलोसिटी होती है बहुत ज़्यादा। कितनी होती है? इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ मीटर्स पर सेकेंड। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन आकर दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करता है। ठीक है, हमने कोलिजन्स में पढ़ा था कि अगर दो मासेस, दो बॉडीज जिनका मास सेम होता है, वो अगर कोलाइड करते हैं तो क्या होती है? उनकी जो वेलोसिटी होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ये जाकर टकराया इस मेटल के इलेक्ट्रॉन से और वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। ये तो कम वेलोसिटी से इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा था, उसके पास तो आ गई ये वाली वेलोसिटी। जैसे ही उसके पास ये वेलोसिटी आई उसने अपना शेल छोड़ दिया और इस वेलोसिटी से आगे निकल गया और जाकर दूसरे मेटल को, दूसरे एटम को स्ट्राइक करा। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था इसने आकर इसकी जगह ले ली और इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगा। अगर इस प्रोसेस को आप देखोगे तो इसको देखने में क्या समझ में आता है कि यहाँ पे जाके टकराया, इससे टकराकर ये आगे निकल गया। बेसिकली ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स में ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो जाके इसके शेल में एडजस्ट हो गया और इसके शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया। ऐसे ही जब हम किसी कंडक्टर को रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं और फ्री होकर वो रैंडमली दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं या फिर आपस में कोलाइड करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, इनके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि 1 मीटर क्यूब की अगर हम बात करें तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 10⁻28 बहुत लार्ज क्वांटिटी है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं तो इनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होते हैं? वेलोसिटी जैसे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी पर्टिकुलर नहीं है, तो सारी की सारी वेलोसिटीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है और जो एवरेज वेलोसिटी होती है, नेट वेलोसिटी, वो क्या रह जाती है? नेट वेलोसिटी रह जाती है 0। ठीक है, अब तो बेसिकली जो कंडक्टर रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास कोई भी वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो 0 रहती है, कोई भी वेलोसिटी नहीं होती है। इसलिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ कंडक्टर जो है वो कभी कंडक्ट नहीं करता। कंडक्ट अगर हमें करवाना होता है तो हमें क्या करना होता है? हमें इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाकर। ठीक है, ये हमने कंडक्टर के दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब देखिए इस कंडक्टर में क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इसमें क्या चेंजेस आएंगे। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमने इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पर लगा दी है तो एक तरफ तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो कैपिटल ई है। तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना? E इंटू ई के बराबर। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैपिटल ई है तो इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और फोर्स कितना होगा? Q इंटू क्यू तो चार्ज है, यहाँ पर चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो मैंने स्मॉल ई लिखा है, Q इंटू ई। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ पर जा रहा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा था, इसने क्या करा? इसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करा और फोर्स एक्सपीरियंस नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने पाथ से कुछ इस तरह से घूम गया। ठीक है, ये अपनी पाथ से घूम गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इसने फोर्स एक्सपीरियंस करा। ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये सपोज एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो कि एस डायरेक्शन में आ रहा था और ये आते आते इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया और ये अपने पाथ से इस तरह से घूम गया। ये जो इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस करा और फोर्स एक्सपीरियंस कर कर
ये थोड़ा सा आगे इसने एक्सिलरेट हुआ और ये इस डायरेक्शन में आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन था जो कुछ इस तरह से जा रहा था, इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया, फोर्स एक्सपीरियंस करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पर आ गया। अब इन सब ने, ये सब क्या हो गया, अपने रास्ते से सब ने अपनी अपनी डायरेक्शन बदली, सब अपने अपने रास्ते से एक पर्टिकुलर रास्ते की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो इनके फोर्स का डायरेक्शन देखिए, ये वाला डायरेक्शन, इसने इस डायरेक्शन में, इसने इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस किया और इस डायरेक्शन में आ गया। तो अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ से ड्रिफ्ट हो गए। और जब ये अपने पाथ से ड्रिफ्ट हो गए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया, अब इनके पास जो वेलोसिटी आई है उसको हमने क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये कैसे आई है, जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा, फोर्स लगकर वो क्या हो गया, अपने पाथ से ड्रिफ्ट हो गए, अपना पाथ उन्होंने सडनली चेंज कर। जैसे आप गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हो, गाड़ी में जैसे हमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाते ही क्या होता है, अब पीछे वाला टायर जो होता है वो स्किड होके घूम जाता है, अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, उसी को हम अपन क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से बहुत तेज थर्मल वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा था, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, उस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाकर उसके डायरेक्शन को बदल दी। तो हमने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ने जो वेलोसिटी एक्वायर करी है, हमने उसको क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, when an electric field is applied across the ends of the conductor, the electron acquire a velocity due to the force exerted by the electron and drifted in a definite direction. ठीक है, and drifted in a definite direction. This average velocity of all the electrons is called drift velocity. इस एवरेज वेलोसिटी को अपन ने क्या बोला, इसको हमने बोला ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर्स पर सेकंड और 10 to the power -3 मीटर्स पर सेकंड, जो कि कंपैरेटिवली टू थर्मल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड है 10 की पावर 3 मीटर्स पर सेकंड। और थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, थर्मल वेलोसिटी थी, उसको टी एच से डिनोट कर रहा हूँ, ये था 10 की पावर 4 मीटर्स पर सेकंड। अगर रेशियो ले तो वी थर्मल वी डी अपॉन वी थर्मल, अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर 4, तो वी डी जो हो गया ये ऑलमोस्ट 10 की पावर -7 टाइम्स हो गया वी थर्मल के, मतलब थर्मल वेलोसिटी से काफ़ी कम। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू थर्मल वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ये यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म होती है मतलब चेंज नहीं होती। कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है। तो अब आप बोलोगे सर अगर इसमें फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट कैसे हो सकती है। तो ये भी हम प्रूव करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। और ये जो काफ़ी स्लो वेलोसिटी होती है यही हमारा इलेक्ट्रिक करंट बनाती है। इलेक्ट्रिक करंट थर्मल वेलोसिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा थी वो नहीं बनाती है। इलेक्ट्रिक करंट कौन बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाती है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। थर्मल वेलोसिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था, तो नेट वेलोसिटी क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी। नेट वेलोसिटी जीरो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज जीरो। अगर फ्लो ऑफ चार्ज जीरो तो करंट कहाँ से आएगा, करंट नहीं आएगा। करंट कब आएगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। अब इसमें एक चीज़ और थी, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ थी रिलैक्सेशन टाइम, एक टर्म था, मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था। रिलैक्सेशन टाइम, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक एटम है और यहाँ पर एक एटम है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरे एटम की तरफ गया और दूसरे एटम के साथ कोलाइड किया। रास्ते में इसका कोई भी कोलिजन नहीं हुआ, इसका कोई भी कोलिजन नहीं हुआ। तो जब ये इसका कोई भी कोलिजन नहीं हुआ तो इसका जो ये यहाँ पर जो था इलेक्ट्रॉन इस रास्ते में ये एकदम रिलैक्स था, इसको रोकने के लिए कोई नहीं था। तो इस टाइम को यहाँ से यहाँ तक दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हमने क्या बोला है, इस टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको हमने बोला रिलैक्सेशन टाइम।
यहाँ पर मैंने लिखा है द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, यानी दो कंटिन्यूअस कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको हमने बोला है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम। देखिए कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी पास पास, सॉरी एटम्स जो हैं काफ़ी पास पास होते होंगे तो उसका रिलैक्सेशन टाइम कम, और कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे, कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जहाँ पर एटम्स जो है इंटरमॉलिकुलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होंगी, अगर वो ज़्यादा होंगी तो एटम दूर दूर होंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पर और टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर ऐसे कि जैसे अगर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज करते ही जो थर्मल वेलोसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है टेम्परेचर की वजह से, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो थर्मल ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आप ज़्यादा जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पर और मटेरियल के नेचर पर। अब हम देखते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसका एक्सप्रेशन किस तरह से हम बना सकते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बनी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनी जब इलेक्ट्रॉन्स ने फोर्स एक्सपीरियंस किया। तो इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी हम क्या बोलते हैं? यू एवरेज बोल देते हैं इसको हम। ये जो है ये यू एवरेज वेलोसिटी जो है, दिस इज द थर्मल वेलोसिटी। ये थर्मल वेलोसिटी थी इलेक्ट्रॉन्स के पास पहले। ठीक है, और ये एवरेज कितना बैठ रहा था? ये एवरेज 0 बैठ रहा था, क्योंकि थर्मल वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में थी, रैंडम डायरेक्शन में थी, तो उनका जो एवरेज था वो 0 बैठ रहा था। ये मैंने आपको बताया था। और v इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स उस पर लगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हमने बोल दिया एक्सेलरेशन। और कितने टाइम के लिए लगा वो फोर्स? इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रही? जब तक वो किसी और के साथ कोलाइड नहीं कर रही थी, तो वो टाइम हो गया टाउ। ठीक है, अब अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो vd क्या होगा? vd होगा उन सबकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज। तो अगर हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं। v1 इक्वल्स टू u1, जो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी है, प्लस उसका एक्सेलरेशन इनटू टाउ रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा यहाँ पर? अगर मटेरियल, जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर अगर एटम्स के बीच का जो स्पेस है वो यूनिफॉर्म है तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सटर्नल कंडीशंस हम चेंज नहीं कर रहे, एक्सटर्नल कंडीशन सेम है तो टेम्परेचर भी सेम रहेगा। और मैटर के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए, एक गिवन मटेरियल के लिए एटम्स के बीच की जो स्पेसिंग है वो इक्वल रहेगी, तो रिलैक्सेशन टाइम क्या रहेगा? सेम। तो यहाँ पर मैं सबके लिए टाइम क्या लिख रहा हूँ? टाउ। दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसकी वेलोसिटी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो v2, और इनिशियल वेलोसिटी उसके पास थी थर्मल वेलोसिटी u2 प्लस a इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये क्या बना? vn इज इक्वल्स टू un प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाउ। रिलैक्सेशन टाइम चेंज नहीं हो रहा, ये कैसा है? कांस्टेंट, क्योंकि गिवन मटेरियल के लिए एटम्स के बीच की इंटरस्पेसिंग ठीक रहे, इंटरस्पेसिंग सेम रहेगा। इंटरस्पेसिंग अगर सेम रहेगा तो क्या होगा? कोलिजन होने में जो टाइम लगेगा वो हमेशा सेम लगता रहेगा। अब हम, अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एवरेज लेना पड़ेगा। v1 प्लस v2 प्लस vn। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम? टोटल से डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू u के लिए u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n प्लस एक्सेलरेशन। सबका एक्सेलरेशन कैसा है? सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही है, तो एक्सेलरेशन 1 2 3 ऐसे डिवाइडेड बाय, ऐसे ऐड करते रहेंगे। अगर अपन 1 2 3 4 ए, तो कितने तक ऐड करेंगे हम? n तक ऐड करेंगे। तो एक का एक्सेलरेशन a है तो n का कितना हो जाएगा? n इंटू ए, n a, और रिलैक्सेशन टाइम टाउ, तो एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय n। तो ये एवरेज कितना हुआ? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ठीक है, और ये वेलोसिटीज कितनी हुई? थर्मल वेलोसिटीज ये क्या हो गई? ये 0 हो गई, ये 0 हो गई, प्लस na। अब a कितना होगा? a इज एक्सेलरेशन। फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन? e इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो e अपॉन एक्सेलरेशन आ गया स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक का एक्सेलरेशन था, दो का कितना हो जाएगा?
2a, मतलब अगर आप सबको ऐड करने जा रहे हो तो एक के लिए आपने a लिखा, दो के लिए 2a, तीन के लिए 3a, n के लिए क्या लिखोगे n है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर n लिख दिया और एवरेज निकालने के लिए n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये m किस लिए लिखा है मैंने, ये गलती से लिख दिया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, कितनी निकाली हमने, e अपॉन m इंटू टाउ। रिलैक्सेशन टाइम सबका क्या था, सेम था, तो सबका एवरेज हमने कंसिडर कर लिया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास आया वी डी इज इक्वल्स टू ई एम अपॉन टाउ। अब ये जो क्वांटिटी है, मैंने इस क्वांटिटी को क्या बोला था शुरुआत में, ये बोला था मैंने इसको, दिस इज यूनिफॉर्म, ये चेंज नहीं होता। बट आपने तो इसको रखा ही उस फॉर्मूले में जिसमें आप चेंज्ड वेलोसिटी निकालते हो, जो कि टाइम के साथ बदलती जा रही है, पर ये नहीं बदल रही है। क्यों नहीं बदल रही है, क्योंकि ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये मैंने क्या बताया, ये मटेरियल टू मटेरियल क्या होता है, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, एक्सटर्नल, जो कि नहीं बदल रही है। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा। तो इस क्वांटिटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, ये कोई भी टाइम के साथ नहीं बदल रही। अगर ये बदलती तो यहाँ पर एक होता एक्सप्रेशन, एक वेरिएबल होता इनटू स्मॉल टी। ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। ये अगर नहीं है तो हमारा जो एक्सप्रेशन है ई एम अपॉन टाउ, ये क्या है, इसके अंदर हर चीज जो है वो कांस्टेंट है। रिलैक्सेशन टाइम नहीं बदल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदल रहा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बदल रहा, तो कुछ भी अगर नहीं बदल रहा तो वी डी इज कांस्टेंट। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है, हेंस प्रूव्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हम इतना ही कर रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमने देखा, और हमने चार्ज के बारे में, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स पढ़े, हमने करंट डेंसिटी पढ़ा। करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए जो क्वांटिटी हमने बनाई है वो करंट डेंसिटी होती है। और करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड, जो सबसे खास बात है वो ध्यान रखनी है, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या करोगे, एरिया का वो कंपोनेंट लोगे जो कि करंट के डायरेक्शन के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और क्या होगा, ए कॉस थीटा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने निकाला था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा। थर्मल वेलोसिटी जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, कुछ काम का नहीं है, करंट नहीं बनाता। करंट कौन बनाएगा, स्मॉल वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि थर्मल वेलोसिटी के 10⁻⁷ टाइम्स स्मॉलर होता है, वो ही करंट बनाता है। ये छोटी सी वेलोसिटी जब 10⁻28 वेलोसिटी, जब 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स इस छोटी सी वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो यही इन्हीं के पास होती है बहुत सारी एनर्जी, और यही बनाते हैं करंट। ठीक है, तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ रिलेशन। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं।